समाज का डर। चलेगा घर और वीरों को हमारे राजन के बारे में। अरे बिहार को कौन चलावेगा? बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा? बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो महज 5 दिन का वक्त बाकी रह गया है, क्योंकि 5 दिन बाद यह तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और कल चुनाव प्रचार जो है आखिरी चरण के लिए वो थम जाएगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री जो है वो भी अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। आज हम पहुंचे हैं किशनगंज में और आप देखिए किशनगंज की बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद है। किशनगंज को कृष्णगंज भी कहा जाता था, रमजानगंज भी कहा जाता था, और यहां पर ये कहा जाता है बिहार के बारे में, अगर बिहार की राजनीति सियासत को समझना है तो किशनगंज के सियासी समीकरण और सियासी गणित को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं। और किशनगंज में आपको बता दें इस सीट की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 68% यानी कि 68% मुस्लिम मतदाता हैं और 32%, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ के लोगों की, क्योंकि राष्ट्रीय और न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव की मिसाल पेश की है किशनगंज के लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि यहां पर चुनाव है तो कई तरह के सियासी मुद्दे भी हैं। एक बार इंट्रोडक्शन करा देते हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं क्योंकि यहां पर कांग्रेस को अपना किला बचाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस से पिंटू चौधरी हमारे साथ, आपका स्वागत है कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा हमारे साथ अगले मेहमान जेडीयू से हैं बुलंद अख्तर हाशमी, जेडीयू से आपका स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से हैं अजीत कुमार, तीनों के पास जाएंगे। लेकिन इन चुनावों में, बिहार विधानसभा चुनावों में बार बार पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। इससे पहले अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव हम हार गए तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, फिर ईसी ने नोटिस भी दिया। और अब गिरिराज सिंह, बिहार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। कल आरएसएस ने एक प्रस्ताव पास किया कि जनसंख्या नीति बनाई जाए। क्या गुनाह किया? क्या देश में विकास हो पाएगा जब तक मृत्यु दर और जन्म दर को बराबर न किया जाए? जब हम 4 लेन की सड़कों को सैंक्शन करते हैं, जमीन पर उतरते उतरते 8 लेन की आबादी बढ़ जाती है। कौन सा गुनाह किया? अगर ये ना कहें तो भारत को क्या तरक्की करना है कि नहीं करना है? और सामाजिक संतुलन भी बिगड़ रहा है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। सामाजिक संतुलन से क्या मतलब है आपका? क्या सामाजिक संतुलन से मतलब नहीं है? भारत जैसे देश में आज देख लें कि जिस ढंग से जनसंख्या अव्यवस्थित हो रहा है, सुरसा की तरह मुंह बाए हुए है, तो जो लोग जनसंख्या नियंत्रण को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई न कोई व्यवस्था तो करनी होगी ना। ये तो आप किसी राज्य की तरफ विशेष की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी संप्रदाय विशेष की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या तो पूरे देश में एक साथ बढ़ रही है। बढ़ रही है, कौन लोग बढ़ा रहे हैं? इसलिए देश को एक बार सोचना पड़ेगा कि देश का विकास करना है कि नहीं, सामाजिक संतुलन रखना है कि नहीं। और सामाजिक संतुलन भी रखना बहुत जरूरी है। सामाजिक संतुलन अगर नहीं रहा तो ये पाकिस्तान की स्थिति हो जाएगी, बांग्लादेश की स्थिति हो जाएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, अल्पसंख्यक खत्म हो गए, यहाँ पर भी अल्पसंख्यक खत्म हो जाएंगे? यहाँ तो बहुसंख्यक अब अल्पसंख्यक में परिवर्तित हो रहे। हम साहब आज़ादी के समय 90-92 थे, अब घट करके हम आ गए हैं, बहुत नीचे आ गए। आप देखें जिस जिले में सामाजिक संतुलन बिगड़ा है वहाँ की स्थिति क्या है आप देख लें। वहाँ एक समुदाय को रहना मुश्किल हो गया। तो बीजेपी से जवाब ले लेते हैं सर, चुनाव बिहार में बार बार आप पाकिस्तान के पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान का उदाहरण दिया गया है। पाकिस्तान कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो बिहार का है और बिहार के लिए चिंता करना है। इसी ने नोटिस दिया अमित शाह को, फिर भी आप लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। नहीं, उस तरह का कोई बयान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का उदाहरण है। मुद्दा बिहार है, मुद्दा ऐसा क्यों लगता है कि आपके हर बयान एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे होते हैं? कोई समुदाय विशेष नहीं है, बल्कि यहाँ सबका साथ सबका विकास, उसको कहने ध्यान देते हैं। ये क्या कथनी और करनी में फर्क है?
क्या बीजेपी के नेता कुछ और बयान दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ और, कथनी करनी में फर्क? बिल्कुल फर्क है। बीजेपी और उनके ये नेता गिरिराज सिंह, इनकी बातों का कोई महत्व है या ऑल फॉल बकते रहते हैं? देश के न संविधान का इनकी चिंता, न यहाँ की जनता का चिंता। इलेक्शन सामने है इसलिए वही बयान दे रहे हैं। चुनाव सामने इस तरह इसलिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। बीजेपी के लोग हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ा करने का काम कर रहा है। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की झंडा लहराते हैं तो मोदी जी चुप क्यों रहते हैं? आज पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? मैं भाजपा के लोगों से ये भी पूछना चाहता हूं। ये आरोप आप पर बार बार लग रहा है, आप लोग इन चुनावों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर सीमांचल में जब चुनाव हो रहा है आखिरी चरण में, तो आप लोग सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। कोई सांप्रदायिक रंग नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और सीमांचल में चुनाव जिताए। तो बयान ऐसे क्यों दिए जाते हैं? कोई बयान, आपने बयान, ये विरोधियों का बयान है, विरोधियों लोग मुंह में घुस। नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि 5% आरक्षण मुस्लिमों को देने की साजिश कर रहे हैं दोनों। कोई आरक्षण मुस्लिम हिंदू पर नहीं, जो आरक्षण देश के पैमाने पर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, वही नरेंद्र मोदी ने सबूत दिखाया था कि नीतीश चाहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो। तो आप लोग धार्मिक एंगल दे रहे हैं ना बार बार। लोग कोई धार्मिक एंगल नहीं दे रहे हैं। संविधान के आधार पर आरक्षण हो, सबको आरक्षण मिले, सबका साथ सबका विकास हो। सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपके लिए ये किला बचाना बहुत जरूरी है। अगर किशनगंज की बात करें, किशनगंज की चारों सीट महागठबंधन के झोले में आ रहा है। चारों सीट में हम चुनाव जीत रहे हैं। जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहा है यहाँ की जनता अच्छी तरह से समझ रहा है। ध्रुवीकरण से परेशान है या बंटवारे से? क्योंकि ओवैसी भी है यहाँ पर 2 सीटों पर, एसपी भी है, एनसीपी भी है। ओबीसी फैक्टर यहाँ मायने नहीं रखता है। किशनगंज की जनता हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमाना तहजीब का प्रतीक। ये लोगों से सवाल ले लेते हैं, क्या ओवैसी फैक्टर है यहाँ पर या नहीं? नहीं है सर, यहाँ नहीं ओवैसी फैक्टर है? ओवैसी कुछ नहीं है, ओवैसी गायब है। नहीं, ओवैसी गायब है। ओवैसी फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर है, ओवैसी फैक्टर। ये ओवैसी फैक्टर नहीं है, ये बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला रहा है। ओबीसी फैक्टर नहीं है, ओबीसी को फैक्टर कांग्रेस और जेडीयू आरजेडी ने बनाया है। हम लोग तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं सर, अगर ओवैसी फैक्टर नहीं है तो इसका नुकसान तो आपको होगा, क्योंकि वोट तो उनके काटेंगे वो। नुकसान नहीं, हमारे साथ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, मुसलमान जो वतन परस्त है, जो राष्ट्रभक्त है, वो हमारे साथ है। लेकिन ओवैसी एसपी एनसीपी के यहाँ पर होने से क्या बीजेपी को फायदा हो रहा है या नहीं? बहुत फायदा हो रहा है। विकास के नाम पर, देश में मोदी जी के नाम पर, वो तो फैक्टर ही नहीं है। सरकार बनने के नाम, ये दो बातें कर रहे हैं। मतलब एसपी एनसीपी ओवैसी फैक्टर नहीं है, मतलब ये तो आपके लिए खुश होने वाली बात है ना। हम ये कहेंगे कांग्रेस जो है सभी धर्म सभी समुदाय को लेकर चलने वाला पार्टी है, क्योंकि इस देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इस देश को आजाद दिलाया है। इस देश पे सभी का अधिकार है और कांग्रेस सभी की बात करता है। अच्छा, एक सवाल सर मेरा आपसे है। 2010 की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें थी, 2 पर कांग्रेस, 1 पर आरजेडी, 1 पर एलजेपी जीती थी। फिर एलजेपी जेडीयू के पास, आरजेडी जेडीयू के पास। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि क्योंकि 2010 में जेडीयू और बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, इसलिए आपने इस इलाके की अनदेखी की नीतीश सरकार ने, जेडीयू ने। नहीं, ये गलत है। जिसने भी ये बयान दिया गलत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार के अन्य राज्यों का विकास किया है, किशनगंज का भी विकास उसी तरह से उन्होंने किया है। आज बिजली की स्थिति, ये कहते ही शोर मचने लगा, बैठे रहिए। क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है। अच्छा, बैठे रहिए। क्या विकास हुआ है? 8 साल विकास हुआ है, 2 साल से बेड़ा गर्क है। आज तक विधायक जी को देखे नहीं हम लोग। मैं लीक से मैं विकास को देखे नहीं, तो आज तक दारू का विकास हुआ, दारू का अल्कोहल से भारत में। मेरा कहना है कि ओवैसी साहब आकर के इसी राज्य इसी क्षेत्र को उन्होंने क्यों चुना है, ये सवाल है। मतलब अगर सवाल है कि अगर यहाँ पर विकास हुआ होता तो ओवैसी साहब यहीं पर आकर क्यों चुनते? सियासी रोटियां सेकने के लिए तो पिछड़ापन मुद्दा मिला ना उनको। देखिए, ओवैसी को यहाँ का रास्ता किसने दिखाया? उस शख्स ने दिखाया जिसने राजद छोड़कर जेडीयू के टिकट पर किसने? अख्तरुल इमान, जो अभी ओवैसी के टिकट पर कोचा सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है। बिल्कुल, उनको और आपके वो जेडीयू का आदमी है, जेडीयू का आदमी है, और नीतीश कुमार ने प्रायोजित किया है उसको।
सीमांचल में जहर घोलने के लिए हम आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप जेडीयू से है, कि बीजेपी ने खड़ा किया ओवैसी को। किसको? ओवैसी को बीजेपी ने खड़ा किया। बीजेपी का एजेंट है पप्पू यादव और आपका जो है सो ओवैसी, ये बीजेपी का एजेंट है, मतलब बीजेपी का एजेंट। बीजेपी से दूर दूर तक ओवैसी का कोई संबंध नहीं है। बीजेपी राष्ट्रभक्त है। ओवैसी सर ये तो मान लीजिए, एक मिनट, ये तो मान लीजिए कि ओवैसी के यहाँ पर होने से आप मुस्कुरा रहे हैं, फायदा तो हो रहा है ना? फायदा क्या? हमको सब दे रहा है, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब दे रहा है। वोट कटेगा, बंटवारा होगा, फायदा तो होगा। हमारे साथ मुस्लिम साथी भी हैं सीमांचल में। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है हमारा मुद्दा विकास है। भाजपा के लोगों से मेरा सवाल है कि हमारे खाते में 15 लाख कब आएगा? हमारे खाते में 15 लाख कब आएगा? बुलेट ट्रेन कब चलेगा? भाजपा के लोग बताएं। स्मार्ट सिटी कब बनेगा? भाजपा के लिए कुछ और लोग हैं, बैठे रहेंगे तब आऊंगा मैं, बैठे रहिए, माइक नहीं पकड़ेंगे। हाँ कहिए। बिहार में जो अभी चुनाव हो रहा है वो सिर्फ महागठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार विकास पुरुष है, बहुत विकास पुरुष है सर। इसी मुद्दा पर पूरे बिहार में महागठबंधन का सरकार। ठीक है। हाँ कहिए, आप बैठिए। हाँ कहिए। हेलो, मैं सवाल करना चाहता हूँ, सुने ठीक है, कुछ और लोग हैं, उस तरफ चलते हैं। जी आप बैठे रहिए। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? नीतीश, मैं सरोज सिंघल, नीतीश कुमार विकास पुरुष है। उन्होंने यहाँ पर इतना ज्यादा विकास किया है स्कूलों में पहले। लेकिन क्या लालू नुकसान पहुँचाएंगे? लालू के साथ आने से नुकसान होगा? नहीं पहुंचे, लालू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, नीतीश को फायदा होगा पूरे बिहार में। हमें यहाँ सिर्फ विकास चाहिए, विकास के नाम पे वोट मांगिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद। अच्छा, नीतीश कुमार, मतलब यहाँ पर नीतीश की पॉपुलैरिटी है, ये आपके लिए चिंता का विषय है सर? हाँ, नीतीश की पॉपुलैरिटी यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। नीतीश का भद पिट गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 5-6 दिन बच गया है। नीतीश का समाप्त, लालू समाप्त, बाबा के पास गया है, बाबा से झरवाए फुकवाए बिहार में विनाश किया है, विकास नहीं किया है। विकास नहीं किया सर। आज नरेंद्र मोदी को अगर किसी से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है नीतीश कुमार, और जिसके वजह से एक प्रधान। नहीं, फिर सीमांचल को ऐसा क्यों कहा जाता है कि पिछड़े इलाकों में क्यों गिनती होती है? फिर आप लोग इतने साल से हैं, किशनगंज में भी हैं आप लोग, तो पिछड़े इलाकों में क्यों गिनती होती है? पिछड़े इलाकों में गिनती नहीं होती है। अख्तरुल ईमान ने ओवैसी को जो पाठ पढ़ाया वो ओवैसी ने आके पढ़ा। 9 साल तक अख्तरुल ईमान थे, सीमांचल का विकास की चिंता नहीं थी उनको, और आज वो रोना रोते हैं सीमांचल का, और बाहर से वो हैदराबाद और बिहार के लोगों ने कह दिया है कि न बिहार में। फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, 1 मिनट। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर शिलान्यास होता है लेकिन चीजें खुलती नहीं है। यहाँ पर एएमयू का कैंपस के शिलान्यास हुआ, जमीन की बात अब तक नहीं ऑपरेशनल हुआ है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शिलान्यास हुआ, वो नहीं शुरू हुआ। आप लोग शिलान्यास करते हैं, काम नहीं शुरू करते हैं। अरे भाई, कोई अंधा आदमी भी कह देगा कि किशनगंज में कितना विकास हुआ है। आज जा करके देखिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ सर मैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है, वो कॉलेज है। उस कॉलेज को जाकर के आप देखिए, उसके एक विंग का इनॉग्रेशन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश। सर आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं ना सिर्फ? जी। अरे सेशन जब शुरू होगा तो कुछ नहीं हुआ, पानी एक गिलास नहीं मिला, अस्पताल बीमार हो गया, शिक्षा बेकार हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। चलिए कुछ और इस तरफ है, बैठिए। हाँ, और शिलान्यास तक रह गया नीतीश कुमार का जनाधार बिहार में खत्म। इस बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नीतीश कुमार ने विकास किया होता तो महागठबंधन क्यों करना पड़ता? रूल ओवैसी को किशनगंज लाने वाला जेडीयू है। अख्तरुल ईमान, फायदा तो जेडीयू को होगा ना। अख्तरुल ईमान जेडीयू में थे, अख्तरुल ईमान जेडीयू में। ये जेडीयू सर, ये लोग कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान जेडीयू में थे, वो लेकर आए हैं, आप लोग लेकर आए उनको? नहीं, वो जेडीयू छोड़ करके जब उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया तब जाकर के उन्होंने ओवैसी का दामन थामा और ओवैसी को यहाँ लाए हैं बीजेपी। ये बड़ा सवाल है कि यहाँ पर क्या ओवैसी फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी एनसीपी भी चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर किशनगंज में लड़ाई कुछ सीटों पर त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला भी होता नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और 8 तारीख को जरूर देखिएगा एबीपी न्यूज, सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। शुक्रिया। रोजाना जंगल राज का डर, जंगल ना घर पर वीरों को हमारे राज्य के
बिहार को कौन चलावेगा, बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा।